ईशानी अनाया के रूम में बैठी थी। उसे कुछ सुध-बुध नहीं थी। आंखों में आंसू थे और होठों पर खामोशी। अनाया और दीपिका उसे अपनी अपनी तरह से समझा रही थी, पर ईशानी कुछ नहीं बोली। इस वक्त दीपिका को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था, क्योंकि उसने ईशानी को बचपन से ही परेशानियों में घिरे देखा था। बड़ी मुश्किल से उसकी ज़िंदगी में अर्जुन खुशियों के रूप में शामिल हुआ था, और आज फिर एक बार वो अपनी खुशियों से दूर होने वाली थी। बाकी सच तो दीपिका को भी मालूम ही था, पर जाहिर नहीं कर सकती थी। नीचे हॉल में सब मौजूद थे। मीरा जी और रिशिता पंडित जी के पास थीं, और अर्जुन, ईशानी, केशव और बाकी सब वकील के पास, क्योंकि पहले उन दोनों की तलाक के पेपर साइन करने थे। वकील ने उन दोनों के सामने पेपर्स रखे और कहा कि आप पेपर्स पढ़ लीजिए और दस्तखत कर दीजिए। अर्जुन ने पेन पकड़ा ही था कि रिशिता उसके पास आते हुए बोली, पहले मैं पेपर्स पढ़ूंगी, ताकि ये दोनों कोई चालाकी ना कर सकें। रिशिता की बात सुनकर सब हैरान रह गए, मगर कोई कुछ बोला नहीं। रिशिता ने पेपर्स उठाए और अपनी तसल्ली की। ठीक है, अब तुम दोनों इस पर जल्दी से साइन कर दो। उन पेपर्स को रिशिता अर्जुन को थमाते हुए बोली। अर्जुन ने पेपर्स उठाए और एक नज़र ईशानी की तरफ देखा। ईशानी का मुरझाया हुआ चेहरा और आंखों के सूख चुके आंसुओं को देखकर अर्जुन के दिल में एक गहरी टीस उठी, पर उसने अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया। अर्जुन पेपर्स पर साइन करने लगा था कि तभी राम नरेश जी बोले, एक मिनट अर्जुन, इन पेपर्स पर साइन करने से पहले मेरी बात अच्छी तरह से कान खोलकर सुन लो। तुमने सिंघानिया खानदान का नाम पूरे शहर में खराब कर दिया है। तुम्हें रिशिता से शादी करनी पड़ेगी, पर रिशिता से शादी करने के बाद तुम्हारा या फिर रिशिता का सिंघानिया खानदान से कोई संबंध नहीं रहेगा। तुम दोनों हमेशा के लिए हमारी जायदाद और नाम से बेदखल हो जाओगे। किसी भी चल संपत्ति पर तुम्हारा या फिर तुम्हारी होने वाली पत्नी रिशिता का कोई अधिकार नहीं होगा। समझ गए? इतना बोल राम नरेश जी खामोश हो गए और रिशिता जोर से चिल्ला पड़ी। मीरा जी भी राम नरेश जी की बातों से भौचक्की सी खड़ी रह गई। उन्हें इस बात की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये कैसे हो सकता है? आप अर्जुन को जायदाद से बेदखल नहीं कर सकते। रिशिता गुस्से में चिल्लाते हुए बोली। क्यों क्यों नहीं कर सकता? और तुम्हारे साथ गलत किया है इसने, तो इसे सजा तो मिलकर रहेगी। अर्जुन की वजह से मैं अपने खानदान के नाम पर कोई धब्बा बर्दाश्त नहीं करूंगा। समझी? तुम अर्जुन से शादी करो और निकलो यहाँ से। राम नरेश जी भी गुस्से की आग में भरे हुए चिल्ला पड़े। आज उनके इस रूप को सब पहली बार ही देख रहे थे। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि राम नरेश जी के अंदर इतना गुस्सा भी हो सकता है, पर कांता जी सब समझ रही थी। नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अर्जुन को पाने के लिए मैंने क्या नहीं किया। रिशिता आगे बोलती, इससे पहले मीरा जी रिशिता के पास आकर उसे चुप करवाने लगी। क्या बोल रही है रिशिता? चुप हो जा। मीरा जी उसे शांत करवाने लगी। आप देख रही हैं ना दीदी, कॉलेज टाइम से ही आपने मेरी शादी अर्जुन से करवाने के सपने मुझे दिखाए थे, है ना? तो आप कुछ बोलती क्यों नहीं? रिशिता इस बार मीरा जी पर भी चिल्ला पड़ी। मीरा जी को खामोश खड़ी देख रिशिता का गुस्सा और भड़क गया, और वो फिर एक बार गुस्से से बोली, आपके कहने पर मैं यहाँ आई। अर्जुन के ऑफिस में जॉब लगी। आपने कहा था कि ईशानी को अर्जुन से दूर करके आप मेरी शादी उससे करवाना चाहती हैं, क्योंकि आपको ईशानी बिल्कुल पसंद नहीं। बोलिए, कहा था ना। उसकी बात सुनकर सबको जोर का झटका लगा। मीरा जी ईशानी को शुरू से ही पसंद नहीं करती थी, मगर वो ईशानी को अर्जुन से दूर करने के लिए रिशिता को सिंगानिया हाउस लेकर आई थी। ये चौंकाने वाला था। रिशिता की बात सुनकर अशोक जी ने मीरा की तरफ देखा और नफरत से बोले, क्या रिशिता सच कह रही है मीरा? मीरा जी अशोक की आंखों में गुस्से और नफरत को महसूस कर पा रही थी, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा डर गई, मगर बोली कुछ नहीं। बोलिए बोलिए ना, चुप क्यों खड़ी हैं आप? आपने ही मुझे सिंगानिया खानदान की बहू बनने के, अर्जुन और उनके पैसों पर ऐश करने के सपने दिखाए थे, है ना? रिशिता गुस्से में पागल हो चुकी थी। मीरा जी उसे चुप करने का इशारा किए जा रही थी, क्योंकि रिशिता ने उनका सच भी सबके सामने खोल दिया था, और आगे न जाने वो क्या करने वाली थी। इन सब बातों के बीच राम नरेश जी फिर बोले, ये सब ड्रामा यहाँ मत करो। तुम्हें अर्जुन से शादी करनी थी ना, तो हो गई तुम्हारे मन की। अब ये सब तमाशा बंद करो और अर्जुन और तुम निकलो यहाँ से। क्यों? मैं क्यों शादी करूं एक ऐसे इंसान से जिसके पास कुछ नहीं बचा? रिश्ता अपना आपा खो चुकी थी। क्यों, तुम्हें तो अर्जुन से प्यार है ना? यही कहा था तुमने। अर्जुन से शादी के सपने देखे थे तुमने,
और उसने तुम्हारे साथ गलत किया है। ऐसे में तो अर्जुन से तुम्हें शादी करनी पड़ेगी, नहीं तो समाज में हमारी बदनामी होगी। अब की बार राधा जी बोली, नहीं है कोई प्यार व्यार मुझे अर्जुन से, मुझे सिर्फ उसके पैसों से प्यार है। मुझे अपने लिए ऐशो आराम की जिंदगी चाहिए, सिंघानिया खानदान का नाम और रुतबा चाहिए। और जब अर्जुन के पास ये सब बचा ही नहीं, तो मैं इतनी बेवकूफ़ नहीं कि इससे शादी करूं। रिश्ता ने अर्जुन की तरफ उंगली करते हुए कहा। अर्जुन कुछ बोला नहीं। इस वक्त वो सिर्फ सही समय का इंतजार कर रहा था, जो जल्दी रिश्ता ने दे दिया। पर इसने तो तुम्हारे साथ गलत किया था ना, तुम्हारी इज्जत पर हाथ डाला था। राधा जी आगे बोली, नहीं, अर्जुन ने मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया। वो सब मैंने जानबूझकर किया था, और सबूत कुछ इस तरह पेश किया था कि सबको वो गलत और मैं सही लगूं। रिश्ता एक ही सांस में सब बोल गई, और उसकी ये बात सुनकर सबके चेहरों पर सुकून आ गया। अर्जुन ने ऊपर देखते हुए अपनी आंखें बंद की और मन ही मन भगवान का धन्यवाद दिया। सबके चेहरों पर झीनी सी मुस्कुराहट देखकर रिशिता को होश आया कि अभी अभी उसने क्या किया। वो फिर एकदम से बोली, नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि। रिशिता बोल ही रही थी कि तभी सबके कानों में एक रिकॉर्डिंग की आवाज़ गूंजी। आवाज़ रिशिता की ही थी। केशव और दीपिका ने अर्जुन के फ़ोन को एक बड़े स्पीकर के साथ कनेक्ट कर दिया और वो रिकॉर्डिंग चला दी। सब उस रिकॉर्डिंग को ध्यान से सुनने लगे। बस बहुत हुआ। तुम सिर्फ मेरे हो अर्जुन, सिर्फ मेरे। यह रात तुम्हें और ईशानी को हमेशा के लिए अलग कर देगी। रिशिता बेहोश अर्जुन से बोले जा रही थी और ईशानी सारी बातें सुन रही थी। फोन की लाइट ऑफ होने की वजह से रिशिता को पता नहीं चला, और उसने फोन उठाकर उल्टा साइड टेबल पर रख दिया। कुछ ना करके भी तुम मेरे दोषी बन जाओगे अर्जुन। सुबह जब दुनिया को पता चलेगा कि पूरी रात हम एक कमरे में थे और तुमने बेहोशी में मेरा फायदा उठाया, तो तुम शर्म से अपना चेहरा किसी को नहीं दिखा सकोगे। और वो ईशानी, वो कभी ऐसे इंसान के साथ नहीं रह पाएगी जिसका किसी दूसरी औरत से संबंध हो। हमेशा के लिए दूर हो जाएगी तुमसे, और तुम्हें मेरे पास आना ही पड़ेगा। रिकॉर्डिंग सुनने के बाद अर्जुन बेहद गुस्से से गरजते हुए बोला, हाँ तो मिस रिशिता, क्या अभी तुम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहोगी? वैसे तो अब तुम्हारी इस घिनौनी साजिश से पर्दाफाश हो चुका है। तुमने खुद अपने मुंह से अपनी करतूत को कबूल कर लिया, और ये रिकॉर्डिंग जो उस रात को तुम्हारे घटिया मंसूबे को साफ बता रही है। क्या अभी कुछ बचा है तुम्हारे पास कहने को? रिशिता तो काटो तो खूनने वाली हालत में खड़ी थी इस वक्त। सब उसे बेहद हिकारत वाली नजरों से देख रहे थे। वो कुछ बोल नहीं पा रही थी, या अब शायद बोलने को कुछ बचा ही नहीं था उसके पास। इंस्पेक्टर साहब, अर्जुन की आवाज़ गूंजी तो रिशिता का डर उसके चेहरे पर आ गया। वो तुरंत अर्जुन के पास जाकर रोते हुए बोली, नहीं नहीं, प्लीज़ अर्जुन, मुझे पुलिस के हवाले मत करो। प्लीज़ प्लीज़ मेरी बात सुनो। वो लगातार रोते हुए बोल रही थी कि एक लेडी कांस्टेबल आगे आकर उसे हथकड़ी डालने लगी। तभी ईशानी आगे आई और बोली, रुक जाइए, आप इन्हें हथकड़ी मत लगाइए। ईशानी की बात सुनकर अर्जुन के साथ साथ बाकी घरवाले उसकी तरफ हैरानी से देखने लगे। अर्जुन आकर ईशानी से बोला, ये क्या कह रही हो तुम? ईशानी ने अर्जुन की बात का कोई जवाब नहीं दिया और रिशिता की तरफ देखते हुए बोली, देखा तुमने, आज एक पत्नी का विश्वास जीत गया और तुम्हारा घिनौना झूठ सबके सामने आ गया। तुम्हें क्या लगा था कि इस झूठ के जरिए तुम मुझे और इन्हें अलग कर दोगी? इनकी पत्नी हूँ मैं। ये कैसे है, मुझसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। मुझे तुम्हारे झूठ का सच पहले दिन से पता था, और मैंने इन्हें भी ये बात बता दी थी। सबूत के तौर पर रिकॉर्डिंग भी थी। पर अर्जुन चाहते थे कि तुम अपने मुंह से अपना सच बताओ, इसलिए तुम्हें इतने दिन दिए थे। तुम्हारे मुंह से सच निकालवाने में सबने हमारा साथ दिया, और खासकर दादू ने, क्योंकि उन्हें तुम्हारी फितरत अच्छे से पता थी। तुमने पैसों के लालच में आकर खुद ही अपना भंडा फोड़ दिया। ईशानी रिशिता की आंखों में आंखें डालकर बात कर रही थी, और रिशिता बस सर झुकाए वो सब सुन रही थी। मैं तुम्हें पुलिस के हवाले नहीं करूंगी, पर तुम्हें आज यहाँ सबके सामने ये वचन देना होगा कि आज के बाद तुम खुद अर्जुन और सिंगानिया हाउस की तरफ नज़र उठाकर देखोगी भी नहीं, और बाहर मीडिया के सामने भी तुम्हें अपना सच कबूलना होगा और अर्जुन से माफ़ी भी मांगनी होगी। तभी तुम्हें मैं जेल जाने से बचा सकती हूँ। तो बताओ, क्या फैसला है तुम्हारा? ईशानी की बात खत्म होते ही रिशिता बोल पड़ी, मुझे मंजूर है, मुझे मंजूर है। उसकी बात सुनकर ईशानी को थोड़ा सा सुकून मिला। कुछ देर बाद रिशिता ने वकील को लिखित में माफ़ीनामा दिया और बाहर जाकर मीडिया वालों के सामने अर्जुन से अपने किए की माफ़ी मांग ली, और हमेशा हमेशा के लिए सिंगानिया हाउस छोड़कर चली गई। रिशिता के जाने के बाद सबने चैन की सांस ली।
अर्जुन ने राम नरेश जी के पैर छूकर कहा, थैंक यू दादू, मुझे समझने के लिए, मेरा साथ देने के लिए। राम नरेश जी उसे गले से लगाया और उसके कंधे थपथपाते हुए कहा, यह सब मैंने तेरे लिए नहीं, अपनी लाडली बहू ईशानी के लिए किया। तेरे चक्कर में उसे नहीं खोना चाहता था, समझा? समझ गया दादू, अर्जुन ने हंसते हुए कहा। तो दादू बोले, क्या समझ गया? यही, क्या आप मुझसे ज्यादा ईशानी को प्यार करते हो? अर्जुन के ये कहते ही हॉल में मौजूद सभी ने ईशानी के पास जाकर एक साथ चिल्लाकर कहा, बिल्कुल सही कहा तुमने अर्जुन। और फिर हंस पड़े और ईशानी भी गर्दन नीचे कर धीमे से मुस्कुरा दी। आज सिंगानिया हाउस में सबके मन में सुकून और चेहरे पर दुख के बादल छटने की खुशी साफ झलक रही थी, सिवाय मीरा जी को छोड़कर। कुछ पल बाद सबके बीच घिरी ईशानी ने एक नज़र उठाकर देखा तो अर्जुन भी उसी की तरफ देख रहा था। ईशानी के देखते ही अर्जुन ने सबसे बचकर अपनी आंख मार दी और एक बार फिर ईशानी की पलकें शर्म के बोझ से झुक गईं। यह देख अर्जुन मुस्कुरा दिया। सारा तमाशा खत्म हो चुका। मीडिया वाले सच जानने के बाद अब उसकी बाल की खाल निकालने में जुट गए। सिंगानिया हाउस के अंदर पंडित जी और वकील साहब दोनों जा चुके थे। केशव और दीपिका भी अर्जुन और ईशानी से कल मिलने का बोलकर घर चले गए थे। मानसिक तनाव का माहौल अब मानसिक शांति में बदल चुका था। सुबह से शाम और फिर रात, आज का वक्त कितनी जल्दी बीत गया पता ही नहीं चला। सब डिनर करके अपने अपने कमरे में जा चुके थे। ईशानी और अर्जुन भी अपने कमरे में थे। ईशानी के लिए आज का दिन बहुत ज़्यादा मानसिक थकावट भरा था, इसलिए वो सावर लेने चली गई और अर्जुन लैपटॉप पर कुछ इंपॉर्टेंट फाइल चेक कर रहा था। आज अर्जुन भी खुद को बहुत हल्का महसूस कर रहा था। पिछले 15 दिनों के तनाव से वो भी बहुत परेशान था। ईशानी सावर लेकर बाहर आने के सामने आकर खड़ी हो गई तो अर्जुन की नज़र उसकी तरफ उठ गई। ईशानी का सारा ध्यान अपने गीले बालों को टॉवल से सुखाने पर था। उसे पता नहीं चला कि कब अर्जुन उसके पीछे आकर खड़ा हो गया। अपने बालों को झाड़ने के बाद वो जैसे ही पीछे मुड़ी, सीधा अर्जुन के सीने से टकरा गई और ना संभल पाने के कारण दोनों नीचे फर्श पर जा गिरे। अर्जुन नीचे था और ईशानी उसके ऊपर। ईशानी की आंखें घबराहट से बंद हो चुकी थीं और उसकी मुट्ठियां अर्जुन की शर्ट पर कसी हुई थीं। नीचे कालीन था जिसकी वजह से अर्जुन को बहुत ज्यादा दर्द नहीं हुआ और जो थोड़ा बहुत था वो भी ईशानी के चेहरे पर गीले बालों से आती हुई पानी की बूंदों की वजह से महसूस नहीं हुआ। वो ईशानी की मासूमियत से भरे चेहरे की खूबसूरती में खोने लगा था। पिछले दिनों के तनाव की वजह से ईशानी का चेहरा मुरझा गया था, जिसकी झलक अभी भी उसके चेहरे पर दिख रही थी। उसने बेहद प्यार से अपनी उंगली से उसके गीले बालों की एक लट को कान के पीछे किया तो ईशानी के तन में एक सिहरन सी दौड़ गई। धीरे से उसने अपनी आंखें खोली तो देखा अर्जुन बेहद मदहोशी से उसे देख रहा था। एक बार को तो वो खुद को अर्जुन की उन शरारतों भरी आंखों में खोने लगी थी। दोनों अभी भी नीचे फर्श पर ही गिरे हुए थे। दोनों की आंखें और दिल की धड़कनें ही आपस में बातें कर रही थी। उनकी तेज चलती सांसों का शोर उस कमरे की खामोशी को खत्म करने के लिए काफी था। अर्जुन की आंखों में छिपी तपिश से ईशानी के गाल लाल हो गए और पलकों ने अपना फर्ज निभा दिया। अर्जुन उसकी सदा पर मुस्कुरा दिया और उसने अपनी उंगलियों से ईशानी की कमर पर हलचल करनी शुरू कर दी, जिससे ईशानी कसमसाकर उठने लगी। पर अर्जुन ने उसे फिर से अपनी ओर खींचा और अपनी बगल में लेटाकर खुद उसके ऊपर आ गया। कमरे का तापमान अब रूमानी हो चला था। मेरी तरफ देखो ना ईशु, अर्जुन ने ईशानी से कहा तो ईशानी ने नीची नजरों से ही नामे गर्दन हिला दी। प्लीज देखो ना मेरी आंखों में एक बार। इस बार अर्जुन की आवाज में मनुहार थी। मैं नहीं देख पाऊंगी आपकी आंखों में, ईशानी ने चेहरा दूसरी तरफ करते हुए कहा। शर्म की लालिमा ने उसके यौवन को और खूबसूरत बना दिया था और इसी वजह से आज अर्जुन का मन उसके बस से बाहर होने लगा था। मगर क्यों, क्यों नहीं देख पाओगी? अर्जुन ने ईशानी का चेहरा अपनी तरफ किया तो ईशानी ने अपनी आंखें बंद कर लीं, जिस पर अर्जुन मुस्कुरा दिया। ईशानी खामोश थी, मगर उसके शरीर में होने वाले कंपन को देख अर्जुन उसकी तरफ बढ़ा और धीमे से उसके कान के पास जाकर बोला, आई लव यू मिसेस सिंगानिया, और उसके कांपते होठों की तरफ बढ़ने लगा। ईशानी बंद आंखों से ही अर्जुन का अपने करीब आना महसूस कर पा रही थी, जिसके कारण उसकी सांसों का नियंत्रण बेकाबू होने लगा था। दोनों के होठों के बीच कुछ पल की ही दूरी थी कि तभी अर्जुन का फोन बज उठा और दोनों होश में आए। ईशानी एकदम से पलट गई और खड़ी होकर बालकनी की तरफ भाग गई और अपनी बढ़ी हुई धड़कनों को शांत करने लगी। उसके दिल में अजीब सी गुदगुदी हो रही थी। अर्जुन के साथ कितना खूबसूरत सा था वो पल,
इधर अर्जुन ने बेहद गुस्से से अपने फोन की तरफ देखा तो उस पर केशव कॉलिंग लिखा आ रहा था। अर्जुन ने अपने मन में जी भर उसे गालियां निकाली और फोन उठाकर बिना उसकी बात सुने चिढ़कर बोला, तुम्हें यही वक्त मिला था फोन करने का? क्यों, तू कहीं और बिजी था क्या? केशव ने अर्जुन को छेड़ते हुए बोला। हाँ, रात को भंगड़ा करने का मन था तो बस वही कर रहा था। तुमसे मतलब? अर्जुन की आवाज में चिढ़ साफ झलक रही थी। ओके ओके, और उस भंगड़े में तेरा साथ ईशानी भी दे रही थी, है ना? बोल ना, बोल। केशव को बड़ा मजा आ रहा था अर्जुन को यूं परेशान करने में। उसकी बात सुनकर अर्जुन थोड़ा गुस्से से बोला, साले तू ना अपनी बकवास बंद कर और ये बता इतनी रात को कौन सी आफत आ पड़ी थी कि तूने मुझे फोन किया? केशव को अर्जुन की हालत पर बहुत हंसी आ रही थी। वो अपनी हंसी दबाता हुआ बोला, नहीं इतनी भी कोई जरूरी बात नहीं थी। मैं सुबह मिलता हूँ तुमसे ऑफिस में। यू कैरी ऑन योर भंगड़ा। इतना कहकर केशव ने फोन काट दिया और जोर से हंस पड़ा। हमेशा खुश रहे मेरे दोस्त। भगवान करे अब सब अच्छा हो तेरी और ईशानी की जिंदगी में। उधर अर्जुन कुछ पल के लिए शांत रहा और फिर गर्दन नीचे करके मुस्कुरा दिया। ईशानी अभी बालकनी में ही थी तो अर्जुन वहीं उसके पास चला गया। ईशानी आंखें बंद किए हुए दीवार से टेक लगाकर खड़ी थी। उसे यूं खड़ा देख अर्जुन एक बार फिर अपना दिल हार गया। वो धीरे से उसके नजदीक आया और खुद भी उसके साथ ही दीवार से टेक लगाकर खड़ा हो गया। ईशानी को उसके वहां होने का एहसास हो गया था, पर फिर भी उसने आंखें बंद ही रखी। उस केशव के बच्चे को तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, कभी भी मुंह उठाकर फोन कर देता है, अर्जुन ने जानबूझकर नाराजगी दिखाते हुए कहा। तो ईशानी ने अपनी आंखें एकदम से खोली और उसकी तरफ देखकर बोली, नहीं, आप प्लीज भाई को कुछ मत कहिएगा। ये देख अर्जुन मुस्कुरा दिया तो ईशानी ने बड़ी हैरानी से उसे देखा। अर्जुन उसके सामने आ गया और उसके चेहरे पर झुकते हुए धीरे से बोला, एक शर्त पर। शर्त? कैसी शर्त? ईशानी की आंखें बड़ी हो गईं। अर्जुन ने उसके कान के पास आकर धीमे से कहा, अगर तुम मुझे मेरे होठों पर अपने प्यार का एहसास दोगी तो। उसने यह कहते हुए अपने होठों की तरफ इशारा किया तो ईशानी की नजरें शर्म से झुक गईं और वो वहां से जाने लगी। मगर अर्जुन की बाहों ने उसको दोनों तरफ से कैद कर लिया और अपना चेहरा उसके ऊपर झुका दिया। अर्जुन की सांसों की छुअन से ईशानी खुद में सिमटने लगी। हूँ, अभी तुम यहाँ से नहीं जा सकती। तो बताओ, क्या ख्याल है तुम्हारा? अर्जुन की आवाज अब मदहोश हो चली थी। ईशानी नजर उठाकर अर्जुन की आंखों में देखा तो प्यार की तपिश से ईशानी की पलकें झुक गईं। कहा, आप आंखें बंद कीजिए। अरे तुम आगे बढ़ो तो सही, आंखें खुद ब खुद बंद हो जाएंगी। अर्जुन फिर शरारत से बोला, नहीं, पहले आप अपनी आंखें बंद कीजिए, नहीं तो मुझसे नहीं होगा। ईशानी झुकी हुई पलकों से बोली, अच्छा ठीक है, ये लो अपनी आंखें बंद कर ली। अर्जुन की आंखें बंद करते ही सानी ने उसकी तरफ देखा और उसने अपने पंजों पर खड़े होकर अर्जुन का चेहरा अपनी हथेलियों में भर लिया। अब अर्जुन की धड़कनें उसके नियंत्रण से बाहर हो चली थी। उसे लगा नहीं था कि ईशानी ऐसा भी कुछ करेगी। अर्जुन के हाथ अब दीवार से हटकर ईशानी की कमर पर आ गए और ईशानी सिर गई। अब ईशानी उसके चेहरे में खो गई। बंद आंखों में चेहरे पर बेपनाह प्यार लिए अर्जुन बेहद आकर्षक लग रहा था। यार ईशु, सब्र नहीं हो रहा है, जल्दी करो। अर्जुन की उंगलियों ने ईशानी की गोरी कमर पर हरकत करनी शुरू कर दी तो ईशानी अपनी बेख्याली से बाहर आई। आप ना सब्र रखिए, सब्र का फल मीठा होता है, अभी इसी से काम चला लीजिए। इतना कहकर ईशानी ने अर्जुन के गाल पर किस किया और उसे धीरे से धक्का देकर वहां से भागने लगी। अर्जुन इसके लिए तैयार नहीं था, मगर उसने भागती हुई ईशानी की कलाई पकड़ ली और ईशानी की आंखें बड़ी हो गईं। ऐसे कैसे मिसेस सिंघानिया, आप अपनी शर्त पूरी करिए। बोलते हुए उसने ईशानी की कलाई को अपनी तरफ खींचा तो उसकी पीठ अर्जुन के सीने से आ लगी। ईशानी ने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं। अर्जुन ने उसे पलटकर अपनी तरफ किया और अपना चेहरा उसके कान के पास ले जाकर धीमे से बोला, सबर का इंतजार अब पूरा होने वाला है ईशु, शुरुआत अभी इसी पल से। और अपने होठों को उसके होठों पर रख दिया और दोनों उस पल की रूमानियत में खो गए। आज की सुबह कल के मुकाबले बेहद शांत और सुकून भरी थी। सबके चेहरों पर शांति भरी खुशी साफ साफ दिख रही थी। नाश्ते के समय सभी डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। राम नरेश जी, कांता जी, रमेश जी, अशोक जी, विपुल, अनाया और अर्जुन सब मौजूद थे। राधा जी और ईशानी सबको नाश्ता सर्व कर रही थी। मीरा जी वहां नहीं थी क्योंकि अशोक जी ने उन्हें पूरे परिवार से अलग थलग कर दिया था। विपुल ने भी अशोक जी का ही साथ दिया।
तो वो अपने कमरे में ही थी। राधा जी ने कांता जी को एक इशारा किया तो कांता जी मुस्कुराकर अपनी पलकें झपका दी और राम नरेश जी को इशारा किया। राम नरेश जी उनकी तरफ देखा और हाँ में गर्दन हिला दी और अर्जुन से बोले, अर्जुन हम सबको तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। उनकी बात सुनकर नाश्ता करते हुए अर्जुन ने एकदम से ईशानी की तरफ देखा और बहुएं उचकाते हुए इशारा किया तो ईशानी ने असमंजस में नामे गर्दन हिला दी और किचन में चली गई। जी दादाजी कहिए क्या बात है। अर्जुन थोड़ा गंभीर हो गया था। पता नहीं दादाजी किस बारे में बात करने वाले हैं। कांता तुम कहो। राम नरेश जी ने कांता जी को इशारा किया तो कांता जी ने राधा जी को इशारा किया। अर्जुन उनकी ये इशारेबाजी समझ नहीं पा रहा था। उसने हैरानगी भरी आवाज में पूछा, ये आप सब एक दूसरे को इशारे क्यों कर रहे हो? क्या बात है? अर्जुन की बात सुनकर राधा जी ने रमेश को इशारा किया तो उन्होंने एक लिफाफा निकाला और राधा जी को पकड़ा दिया और उन्होंने वो लिफाफा अर्जुन के हाथ में रख दिया। इसमें क्या है माँ? अर्जुन ने हैरानी से राधा जी की तरफ देखकर पूछा तो राधा जी के कुछ बोलने से पहले विपुल और अनाया चिल्ला पड़े, सरप्राइज। राधा जी ने उनकी दोनों तरफ चुप रहने का इशारा किया और फिर अर्जुन की तरफ देखकर उसके सर को प्यार से सहलाते हुए कहा, पिछले कुछ दिनों से घर में बहुत तनाव भरा माहौल था बेटा, जिसका सबसे ज्यादा असर ईशानी पर पड़ा। उसका खिला हुआ चेहरा एकदम से मुरझा गया। पर अब जब सब कुछ ठीक हो गया है तो हम सब चाहते हैं कि तुम और ईशानी सब कुछ भूलकर कुछ समय साथ में बिताओ और अच्छी यादें बनाओ। तो बस ये हम सबकी तरफ से तुम दोनों के लिए छोटा सा गिफ्ट। उम्मीद है तुम दोनों को पसंद आएगा। माँ ये सब पर अर्जुन थोड़ा हिचक रहा था। तभी विपुल और अनाया बोल पड़े, हैप्पी हनीमून भाई। उन दोनों की बात से अर्जुन झेप गया और उन दोनों को घूरते उठा और बोला, मुझे लेट हो रहा है, मैं चलता हूँ। ओह, मेरा फोन शायद रूम में ही रह गया। इतना कहकर अर्जुन अपने कमरे की ओर चला गया और सब धीमे धीमे मुस्कुरा दिए। किचन से आते ही सानी ने भी ये सुन लिया था, जिसकी वजह से उसके गाल शर्म से लाल हो चुके थे। अंदर आती हुई राधा जी की नजर उस पर पड़ी तो वो उसके पास आकर उसके माथे को चूमते हुए बोली, जाओ बेटा, अर्जुन तुम्हारा ही इंतजार कर रहा है। ईशानी शर्मा गई और अपने कमरे में चली गई। कमरे में अर्जुन उसी का इंतजार कर रहा था। दरवाजा खुलते ही ईशानी अंदर आई और अर्जुन ने एक नज़र उसकी तरफ देखा। अर्जुन के यूं देखने पर ईशानी की आंखें झुक गईं, जिसे देख अर्जुन मुस्कुरा दिया और आगे बढ़कर वो लिफाफा उसकी हथेली पर रख दिया। ईशानी ने हैरानी से उसकी तरफ देखा तो अर्जुन ने आंखों से ही उसे खोलने का इशारा किया। ईशानी ने उस लिफाफे को खोला तो उसके अंदर पूरा हनीमून पैकेज था, उन दोनों के लिए, और वो भी स्विट्जरलैंड का। ईशानी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं, क्योंकि वो तो कभी शिमला से बाहर नहीं निकली थी और ये तो उसके लिए मानो कभी न पूरे होने वाला ख्वाब था, उसकी डायरी के पन्नों में छिपा हुआ। ईशानी की आंखों में नमी छलकने लगी तो अर्जुन ने उसके चेहरे को हथेलियों में भर लिया और बोला, हैप्पी हनीमून मिसेस सिंघानिया। वहीं ईशानी ने शर्माकर उसके सीने में अपना मुंह छुपा लिया। सब घर वालों से आशीर्वाद और ढेर सारा प्यार लेकर अर्जुन और ईशानी एयरपोर्ट के लिए निकल गए। केशव और दीपिका उन दोनों के साथ थे। आगे वाली सीट पर अर्जुन और केशव थे तो वहीं ईशानी और दीपिका पीछे बैठी थीं, किसी खास विषय पर फुसफुसाते हुए बतला रही थीं, जिसमें से शर्माती हुई ईशानी के मुंह से ठीक है, हाँ हाँ, चुप कर जैसे शब्द ही निकल रहे थे। आगे बैठे दोनों को कुछ खास सुनाई तो नहीं दे रहा था, पर अंदाजा लगाकर वो भी इशारों से एक दूसरे से बातें कर रहे थे। करीब आधे घंटे में वो एयरपोर्ट पहुंचे। बाहर निकलकर केशव ने अर्जुन को गले लगाते हुए धीरे से कहा, एंजॉय योर हनीमून साले, बहुत दिनों बाद तुम दोनों की जिंदगी में कुछ सुकून के पल आए हैं, तो कृपया एक दूसरे को पूरा समय देना और ऑफिस की चिंता मत करना। मैं और दीपिका अच्छे से संभाल लेंगे, ठीक है? केशव की बात सुनकर अर्जुन ने उसे घूर कर देखा और फिर मुस्कुराकर हाँ में सिर हिला दिया। वहीं उन दोनों से थोड़ी दूर खड़ी दीपिका अभी भी ईशानी को समझाए जा रही थी और ईशानी की पलकें उठ ही नहीं रही थीं। ईशानी, मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगी कि यह समय तुम दोनों का जीवन का सबसे खूबसूरत समय बन जाए, और क्या पता वहां से आने के बाद हमें कोई गुड न्यूज ही सुनने को मिल जाए। इतना कहकर दीपिका ने ईशानी को हल्का सा कंधा मारा और हंस पड़ी। चले, फ्लाइट का टाइम हो गया है। अर्जुन की आवाज़ सुनकर उन दोनों ने उसकी ओर देखा तो वो दोनों अर्जुन और केशव के पास चली गई। केशव और दीपिका को बाय बोलकर अर्जुन और ईशानी एयरपोर्ट के अंदर चले गए और वो दोनों वापस घर। प्लेन के अंदर बैठने से लेकर स्विट्जरलैंड के एयरपोर्ट पर लैंड होने तक अर्जुन ने ईशानी को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा।
उसे मालूम था ईशानी के लिए ये सब बिल्कुल नया है और थोड़ी सी भी परेशानी होने से वो बहुत घबरा जाएगी। इसलिए अर्जुन उसे हर तरह से समझा रहा था, बता रहा था और सिखा रहा था और ईशानी उसकी हर बात को अच्छे से समझ रही थी। करीब 9 घंटे बाद उनकी फ्लाइट ज्यूरिख एयरपोर्ट पर लैंड हुई और वहां से वो पहले से बुक्ड कैब से अपने होटल विंडसर की ओर बढ़ गए। होटल में चेक इन कर वो दोनों अपने हनीमून स्वीट में पहुंचे। रूम के अंदर आकर ईशानी की आंखों की चमक और शर्म दोनों बढ़ गई। बेहद खूबसूरती से सजाया गया कमरा, सब कुछ मंत्रमुग्ध सा कर देने वाला और हल्का हल्का सा बजता हुआ संगीत उस कमरे की रूमानियत को और बढ़ा रहा था। ईशानी उस कमरे की खूबसूरती में खोसी गई, इतनी कि कब अर्जुन ने उसे पीछे से बाहों में भरा उसे खबर तक नहीं हुई। सो वेलकम टू स्विट्जरलैंड माई लव, अर्जुन उसके कान के पास आकर फुसफुसाया तो ईशानी सिर उठी। ईशानी ने अर्जुन की बाहों पर अपना हाथ रखा और भरी आवाज में बोली, मुझे नहीं पता था कि सपने सच हो जाते हैं, और वो भी तब जब आपको उनके पूरे होने की उम्मीद ही ना हो। आपके आने से मेरी जिंदगी सपने सी हो गई है अर्जुन। कभी कभी डर लगता है कि कहीं आँख खुली और इतना खूबसूरत सपना टूट ना जाए। ईशानी की बात सुनकर अर्जुन ने उसे अपनी तरफ घुमाया और उसका चेहरा अपने हाथों में भरकर बोला, यह हमारी हकीकत है यीशु। तुम्हें पता है जब तुम मेरी ज़िंदगी में आई थी तभी फैसला कर चुका था मैं कि ज़िंदगी की हर छोटी बड़ी खुशियों से तुम्हारी सोनी ज़िंदगी भर दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और अभी तो ये शुरुआत है। इतना कहकर अर्जुन ने उसकी आंखों को हौले से चूम लिया और फिर बोला, अपनी आंखों को हमारी ज़िंदगी के लिए खूबसूरत सपने देखने दो यीशु, उन्हें पूरा करने की जिम्मेदारी मेरी। अर्जुन की बात सुनकर ईशानी की आंखें छलक पड़ी और बोली, आप साथ हो जो मेरे, यही बहुत है मेरे लिए। अर्जुन ने उसे अपने गले से लगा लिया और फिर शरारत से बोल पड़ा, वैसे तुम्हें पता है ना कि हम यहाँ क्यों आए हैं? उसकी बात सुनते ही ईशानी शर्म से पलट गई और मुस्कुरा उठी। फिर खुद को शांत करते हुए बिना मुड़े ही बोली, मैं फ्रेश होकर आती हूँ, और अपने कपड़े लेकर बाथरूम की तरफ बढ़ गई। अरे पर अर्जुन कुछ बोलने ही लगा था पर ईशानी अंदर जा चुकी थी। ओह आई लव यू सो मच ईशू। ईशानी के बाहर आने तक अर्जुन ने राधा जी को कॉल कर अपने होटल पहुंचने के बारे में बता दिया था। ईशानी बाथरूम से बाहर आई तो अर्जुन उससे देखता रह गया। लाल रंग की बनारसी साड़ी में उसकी पत्नी आज कुछ अलग ही खूबसूरत लग रही थी। अर्जुन उसकी खूबसूरती में खोने लगा था। वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा, पर तभी ईशानी उसकी तरफ पलटी और धीरे से बोली, आप भी फिरोस हो जाइए पहले, फिर खाना खाते हैं। ईशानी की बात सुनकर अर्जुन अपने होश में आया और बोला, खाने की भूख किसको है? ये बोल वो से आंख मारते हुए खुद भी फ्रेश होने चला गया। ईशानी को अर्जुन की बात कुछ समझ में नहीं आई। सर झटककर उसने खुद को शीशे में देखा और अपनी साड़ी को ठीक किया और हल्का फुल्का श्रृंगार भी कर लिया। वो अब ज्यूरिख की बर्फीली वादियों में घूमने के सपने देखने लगी। इस वक्त कमरे का तापमान सामान्य ही था तो उसे ठंड महसूस नहीं हो रही थी, मगर बाहर बहुत ठंड थी। तैयार होकर उसने फिर एक बार कमरे पर नजर डाली और शर्म के मारे खुद में ही सिमटने लगी। कमरे की खिड़की से झांकते हुए ईशानी खुद में ही मुस्कुरा उठी। लव यू अर्जुन, कुछ कहा तुमने? बाथरूम से झांकते हुए अर्जुन ने पूछा तो ईशानी सकपका गई। इन्हें कैसे पता चला? और हड़बड़ाती हुई बोली, नहीं नहीं तो कुछ नहीं कहा मैंने, जरा अच्छे से याद कर लो मेरे बाहर आने तक। ये कहकर अर्जुन ने बाथरूम का दरवाजा बंद कर लिया और ईशानी ने अपने माथे पर हल्के से हाथ मारा। अब ये नहीं छोड़ने वाले। क्या जरूरत थी जोर से बोलने की? ईशानी खुद में ही बड़बड़ा रही थी। फिर एक पल रुककर मुस्कुराई और बोली, हाँ सच में मैं आपसे बहुत 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 ज्यादा प्यार करने लगी हूँ अर्जुन। और हथेलियों में अपना चेहरा छुपा लिया। वो तो पता है मुझे ईशु। ईशानी के कान के पास गहरी आवाज आई तो उसने चौंक कर पीछे देखा तो अर्जुन उसे देख मुस्कुरा रहा था। आप बाथरूम से बाहर कब निकले? जब तुम अपने आप से मुझसे प्यार करने का इकरार कर रही थी तब। देखा, मेरे प्यार के जादू में तुम इतना डूब गई कि बाथरूम के दरवाजे खुलने का भी पता नहीं चला, है ना? अर्जुन की आंखें शरारत पर उतर आई थीं। बेचारी ईशानी पलटकर आगे बढ़ी तो अर्जुन ने एकदम से कलाई पकड़ ली और बोला, आप फिर से बोलो मेरे सामने। जाने दीजिए ना, खाना ठंडा हो रहा है, आपको भूख लगी होगी। ईशानी अपनी कलाई छुड़वाने की पूरी कोशिश में थी पर अर्जुन की पकड़ उतनी ही मजबूत होती जा रही थी। उसने झटके से ईशानी को अपनी तरफ खींचा और वो उसके सीने से आ लगी और अर्जुन ने अब उसकी कमर पर अपनी उंगलियों से हरकत करनी शुरू कर दी, जिससे ईशानी उसकी बाहों के घेरे में मचलने लगी।
छोड़िए न अर्जुन, मुझे गुदगुदी हो रही है। ईशानी खुद से छुड़वाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। बेहद खूबसूरत लग रही हो तुम, इतनी कि मेरे पास शब्द नहीं है तुम्हारी खूबसूरती को बयान करने के लिए। अर्जुन की पकड़ ईशानी के ऊपर कसती जा रही थी। क्या तुम भूल गई हम यहाँ क्यों आए हैं? अर्जुन ने मदोसी भरी आवाज में ईशानी से पूछा तो उसने अपना चेहरा उठाकर उसकी तरफ देखा। उसके सवाल के जवाब में ईशानी की पलकें झुक गईं, पर लफ्जों ने साथ नहीं दिया। ईशानी की इस हरकत पर अर्जुन हमेशा से अपना दिल हार जाता था। उसका मासूमियत भरा चेहरा, शर्म से बोझिल पलकें और कांपते होंठ हमेशा ही अर्जुन की धड़कनें बेकाबू कर देते थे। इतने वक्त तक उसने खुद को कैसे संभाला था, यह बस वही जानता था। उसने खुद से वादा किया था कि जब तक ईशानी को दुख की परछाइयों से निकाल कर अपने प्यार के रंग में नहीं रंग लेता, वो कभी उस पर जबरदस्ती हक नहीं जताएगा। उसकी कोशिशें रंग लाईं और आज उन दोनों का रिश्ता मजबूरी का ना होकर प्यार, समर्पण और विश्वास के धागों में बंधकर अटूट बन चुका था। ईसु, हाँ, मुझसे प्यार करती हो? खुद से ज्यादा मुझ पर विश्वास करती हो? ईश्वर से ज्यादा? तो क्या आज की रात हम अपने रिश्ते को सही मायनों में मुकम्मल कर लें? बोलो, दोगी मेरा साथ? अर्जुन ने ईशानी के चेहरे को अपने हाथों में भर लिया और बेकरारी से उसके जवाब का इंतजार करने लगा। अर्जुन के सवाल के जवाब में ईशानी कुछ बोल नहीं पाई। बस उसके हाथ अर्जुन की पीठ पर कस गए। उसको यूं खामोश देखकर अर्जुन उसके गालों पर हल्के से उंगलियां चलाते हुए बोला, मैं जानता हूँ यीशु, तुम्हारे दिल की बात, पर फिर भी मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। जब तक तुम नहीं बोलोगी मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। मेरे लिए तुम्हारा मेरे साथ सहज होना बहुत जरूरी है। अगर तुम सहज नहीं हो तो? अर्जुन बोल ही रहा था कि ईशानी ने एक नज़र भर उसको देखा और पलकें झुकाकर बोली, मुझे अपना बना लीजिए अर्जुन, हमेशा के लिए। इतना कहकर ईशानी पलट गई और अर्जुन ने मुस्कुराकर उसे पीछे से बाहों में भरा और अपना चेहरा उसकी गर्दन और बालों में छुपाने लगा। थैंक यू सो मच ईशु। अर्जुन ने उसे अपनी तरफ घुमाया और बाहों में उठाकर गुलाब की पंक्तियों से सजे बिस्तर की तरफ चल पड़ा। सारा कमरा प्यार की महक से महक रहा था। ईशानी ने अर्जुन के गले में अपनी बाहें डाली हुई थीं और अपना चेहरा उसके सीने में छुपाया हुआ था। दोनों के दिलों की धड़कनों की आवाज़ उस कमरे की खामोशी में अलग ही हलचल पैदा कर रही थी। अर्जुन ने उसे नीचे उतारा और अपने हाथों में उसका चेहरा थामकर उसके गालों को उंगलियों से सहलाने लगा। ईशानी की आंखें उसकी छुअन से बंद हो चुकी थीं और होंठ पर थरथराहट बढ़ने लगी थी। अर्जुन अब आगे बढ़ने लगा था। गालों पर शरारती उंगलियां अब शांत हो गईं और दोनों के होंठ अब एक दूसरे के एहसासों में खो गए। धीरे धीरे गुजरती हुई रंगीन शाम न जाने कब एक खूबसूरत रात में बदल गई। दोनों को ही पता नहीं चला। आज की रात में उनके प्यार की, सब्र की जीत के जश्न की रात बन गई। अगली सुबह खिड़की से आती सूरज की किरणों ने ईशानी की आंखों पर दस्तक दी तो ईशानी ने कसमसाते हुए धीरे से अपनी आंखें खोलीं तो खुद को अर्जुन की बाहों में पाया। धीरे से अपना चेहरा ऊपर कर उसने अर्जुन को देखा तो वो गहरी नींद में था। उसको यूं सोते देख ईशानी की आंखों के सामने बीती रात के खूबसूरत पल आ गए, जिससे उसके होंठों पर शर्म से भरी मुस्कान आकर ठहर गई। आई लव यू अर्जुन, मुझे पूरा करने के लिए, हर मायनों में, हर परिस्थिति में मुझे संभालने के लिए। अपने मन में ही बोल वो थोड़ी सी ऊपर उठी और अर्जुन के माथे को चूमकर धीरे से गुड मॉर्निंग कहते हुए अर्जुन के हाथ को हटाकर उठने लगी तो अर्जुन ने एकदम से अपनी आंखें खोल दी और उसे अपनी तरफ खींचते हुए बोला, ऐसे नहीं मिसेस सिंघानिया, गुड मॉर्निंग बोलने के तरीके को थोड़ा और बेहतर बनाया जा सकता है। इस पर ईशानी ने उसे नासमझी से देखा तो अर्जुन ने उसके होंठों को अपने होंठों की गिरफ्त में ले लिया और एक बार फिर दोनों अपने प्यार भरे सफर पर निकल गए। इस पूरे हफ्ते में उन्होंने स्विट्जरलैंड की खास जगहों को अच्छे से घूमा। अर्जुन के प्यार से ईशानी के चेहरे की रंगत कुछ अलग ही निखर आई थी, पर शर्म से उसकी झुकी नजरें अर्जुन की तरफ चाह कर भी नहीं उठ पाती और अर्जुन उसको यूं खुद में सिमटते देख मुस्कुराता रहता। पूरे समय अर्जुन ने अपनी भोली सीसू का बहुत ख्याल रखा। अर्जुन का इतना प्यार पाकर जैसे ईशानी का बचपन लौट आया था। बर्फ से ढके पहाड़ों को देखकर तो ईशानी मानो चहक उठी। शिमला में भी उसे यूं बर्फ गिरते देखना और बर्फ में खेलना बहुत पसंद था, मगर उसकी मामी उसे ये सब नहीं करने देती और उसे कामों में उलझाए रखती। मगर इन लम्हों में वो जी भरकर अपने सारे अरमानों को पूरा कर रही थी और अर्जुन उसकी मासूमियत भरी हरकतों को अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर रहा था। कैसे यह हफ्ता बीता उन्हें पता ही नहीं चला।
और वो अपनी जिंदगी को बेहतरीन यादों के साथ आज वापस सिंगानिया हाउस लौट आए। अंदर आकर उन्होंने दादाजी दादी जी का आशीर्वाद लिया। दादाजी ने दोनों को खुश रहो, तो वहीं दादी जी ने थोड़ी ऊंची आवाज में सदा सुहागन रहो, दूधो नहाओ, पूतो फलों का आशीर्वाद दिया, जिसे सुनकर दादाजी मुस्कुरा उठी और ईशानी का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने चुपके से अर्जुन की तरफ देखा तो वो भी उसी की तरफ देख रहा था। उसने सबसे छुपकर ईशानी को आंख मार दी और अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। इधर ईशानी की पलकें फिर एक बार झुक गईं। राधा जी ने ईशानी को भी कमरे में जाकर आराम करने के लिए कहा, तो अनाया अपनी प्यारी भाभी का हाथ पकड़ सीधा अपने कमरे में ले गई और स्विट्जरलैंड के बारे में पूछने लगी। ईशानी मुस्कुराते हुए वहां के बारे में बताने लगी, तो फिर एक बार उसकी आंखों के सामने अर्जुन के साथ बिताया सारा खूबसूरत सफर याद आ गया और शर्म से उसके गाल लाल हो गए। अनाया उसे छेड़ते हुए बोली, ओहो क्या बात है भाभी, आप तो टमाटर हुए जा रहे हो, कुछ खास याद आ गया क्या? ईशानी हड़बड़ाते हुए बोली, नहीं नहीं तो तुम्हें ऐसा क्यों लगा अनाया? अनाया उसके गाल खींचते हुए बोली, क्योंकि भाभी आपका चेहरा ब्लश जो कर रहा है, बोलो है ना? ईशानी कुछ कहती कि राधा जी अंदर आई और अनाया को चुप करवाते हुए बोली, चुप कर अनु, क्यों अपनी भाभी को बेकार में परेशान कर रही है? अनाया का जवाब सुनने से पहले ही वो ईशानी से बोली, बेटा तुम भी आराम करो, सफर काफी लंबा था, थक गई होगी तुम। जी माँ, ईशानी बोलकर उठने ही लगी थी कि राधा जी फिर बोल पड़ी, एक बात तो बताना भूल गई, कल दीपिका के मम्मी पापा आ रहे हैं केशव और दीपिका का रिश्ता पक्का करने, तो हो सकता है कि वहां जाना हो, इसीलिए तुम आराम करो, नहीं तो ये अनाया की बच्ची तुम्हें यूं ही परेशान करती रहेगी। राधा जी की बात सुनकर ईशानी के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान खिल गई और वो एकदम से बोल पड़ी, क्या सच में? राधा जी ने हाँ में सिर हिलाया तो ईशानी खुशी से चहकते हुए राधा जी के गले लग गई। उन्होंने भी ईशानी को अपने गले से लगा लिया और उसके सर को प्यार से सहलाने लगी। एक बार को ईशानी को अपनी माँ की याद आ गई, पर बोली कुछ नहीं। वो अपनी सबसे प्यारी और इकलौती सहेली के लिए बहुत बहुत खुश थी, जो अब उसकी भाभी भी बन जाएगी। वो जल्दी से खबर अर्जुन को देना चाहती थी, इसलिए उसने बिल्कुल धीरे से शर्माते हुए कहा, माँ क्या मैं उन्हें बताकर आऊँ? बताकर आना नहीं है, आराम करना है, समझी मेरी चिड़िया? और हाँ, अब जरा आशीर्वाद पर भी गौर करना। राधा जी ने हंसते हुए उसके गाल को सहलाकर कहा, तो ईशानी शर्म के मारे कुछ बोल नहीं पाई और वहां से जल्दी से निकल गई। अनाया और राधा जी ने एक दूसरे को देखा तो अनाया ने आंख मार दी और राधा जी ने नकली गुस्से से उसकी तरफ देखा। ईशानी कमरे में आई तो देखा अर्जुन अपना लैपटॉप खोलकर बैठा बड़े गौर से कुछ देख रहा है। वो धीरे से उसके पास आई और बोली, वो आपको कुछ बताना है? हाँ बोलो, बिना उसकी तरफ देखे अर्जुन ने जवाब दिया। तो ईशानी एक पल के लिए उदास हो गई। उसने कुछ कहा नहीं, तो अर्जुन ने अपनी नजरें उस पर डाली तो उसका चेहरा देखकर बोला, बताओ क्या बताना चाहती हो? नहीं, अभी आप बिजी है, बाद में बता दूंगी। ये कहकर ईशानी उठने लगी तो अर्जुन ने उसकी कलाई पकड़ ली। अजी इतने भी बिजी नहीं है हम कि आपकी बात भी ना सुन सके। बताओ क्या बताने वाली थी? ईशानी जितनी अपनी कलाई छुड़वाने की कोशिश कर रही थी, उतनी ही मजबूती से अर्जुन ने उसे थाम लिया। हार कर ईशानी ने बेहद मासूमियत से उसकी तरफ देखा और इशारे से कलाई छोड़ने की विनती की। अपनी गर्दन नामे हिलाते हुए अर्जुन ने कहा, पहले बोलो क्या कहने आई थी तुम? वो कल दीपिका के मम्मी पापा आ रहे हैं केशव भाई का और उसका रिश्ता पक्का करने। कितनी खुशी की बात है ना? जी। ईशानी ने चहकते हुए पूरी बात बताई। पहली बात, तुम ना ये जी मत बोला करो, बहुत ही आउटडेटेड फीलिंग आती है, सिर्फ अर्जुन बोला करो, समझी? मुझे नहीं पसंद जी सुनना। और दूसरी बात कि अब साले को पता चलेगा कि शादी के लड्डू खाकर कैसा लगता है। उसकी बात सुनकर ईशानी ने उसे घूर कर देखा तो अर्जुन ने कंधे उचकाते हुए कहा, क्या? ऐसे घूर क्यों रही हो? अब तुम्हारा भाई मेरा साला ही लगेगा ना? कुछ गलत कहा मैंने? उसकी बात सुनकर ईशानी ने मुंह बना लिया तो अर्जुन ने उसके कंधे पर अपनी ठुड्डी रखी और पीछे से बाहों में भर लिया। हाँ मेरी प्यारी ईशु, अच्छी बीवियां यूं मुंह नहीं बनाया करती। वैसे तुम दोनों भाई बहन ना एक दूसरे के बारे में कुछ बोलने ही नहीं देते। वो भी जब देखो धमकी देता रहता है कि मेरी बहन को कोई तकलीफ नहीं देना, और यहाँ तुम उसके फेवर में मुझे यूं घूर कर देखे जा रही हो। गलत बात ईशु। वैसे मुझे तो शादी का लड्डू बहुत पसंद आया, थोड़ा और खाने का मन कर रहा है। तुम्हारा क्या विचार है?
बोलते हुए अर्जुन की उंगलियों ने ईशानी की कमर पर अपनी हरकत करनी शुरू कर दी। उस छुअन से ईशानी खुद में सिमटने लगी, पर तुरंत ही पलटकर अर्जुन को हल्का सा धक्का देते हुए पीछे हटी और उससे दूर होकर मुस्कुराते हुए बोली, नहीं, अभी मेरा मीठा खाने का कोई मन नहीं है। और आप ना थोड़ा कंट्रोल कीजिए, ज्यादा मीठा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। अर्जुन, इतना कहकर वो बाथरूम की तरफ भाग गई और अर्जुन हक्का बक्का रह गया और फिर खुद में ही हंस पड़ा। अनिमा जी और महेश जी आज बहुत खुश थे। उन्होंने केशव और दीपिका को पहले ही स्टेशन भेज दिया था, दीपिका के मम्मी पापा को लाने के लिए। आज केशव और दीपिका के दिलों की रफ्तार भी सामान्य से थोड़ी ज्यादा थी। दोनों सही टाइम पर स्टेशन पहुंच गए और दीपिका के मम्मी पापा को ढूंढने लगे। कुछ देर बाद दीपिका की नजरें ट्रेन के डिब्बे से उतर रहे अपने पापा जीवन राम पर पड़ी। उन्हें देखकर दीपिका खुशी से उछल पड़ी और दौड़ती हुई उनके पास पहुंची और उनके गले लग गई। जीवन राम जी ने भी अपनी लाडली को कसकर गले लगा लिया और उसके सर को प्यार से सहलाया। तभी उनके पीछे उनकी मम्मी कौशल्या जी ट्रेन से उतरी तो दीपिका उनके गले लग गई। इतने दिनों बाद उन दोनों को अपने सामने देख दीपिका की आंखें भर आईं। तभी केशव ने आगे आकर जीवन राम जी और कौशल्या जी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। वो दोनों केशव को देखकर बहुत खुश हुए, जिसे दीपिका ने भी महसूस कर लिया और वो भी उन तीनों को इतने अच्छे से मिलकर बातें करते देख अपनी खुशी छिपा नहीं पाई और आंसू छलक ही पड़े, जिसे देख केशव ने उसके कंधे को थपथपा दिया और उसे न रोने का इशारा किया। यह देख दीपिका रोते हुए भी मुस्कुरा दी। तभी केशव ने उन्हें गाड़ी की तरफ चलने को कहा, मगर कौशल्या जी ने उन्हें रोका और ट्रेन की तरफ देखने लगी। ये क्या? दीपिका की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। ट्रेन से ईशानी की मामी और उसकी बहन मीनल उतर रही थी। दीपिका ने असमंजस के भाव से अपने मम्मी पापा की तरफ देखा तो कौशल्या जी बोली, जब इन्हें पता चला तुम्हारे रिश्ते के बारे में तो ये दोनों भी हमारे साथ ही आ गई। ये भी ईशानी से मिलना चाहती थी। बहुत दिन हो गए, ईशानी जब से शादी करके गई तब से उससे मिलना नहीं हो पाया और वो भी दिल्ली में ही रहती है, तो ये दोनों भी हमारे साथ ही आ गई। दीपिका की आंखों में नाराजगी वाले भाव आ गए और केशव को कुछ समझ में नहीं आया कि कैसे रिएक्ट करे। उसे पता था कि इन दोनों ने मिलकर ईशानी को बहुत ज्यादा परेशान किया था, यहाँ तक कि बिना उसकी मर्जी जाने उसकी शादी तय कर दी थी। अब पता नहीं क्या मुंह उठाकर ये दोनों यहाँ चली आई। वो सोच ही रहा था कि तभी मामी की आवाज़ सुनाई पड़ी, कैसी हो दीपू बेटा, बहुत अच्छा लगा तुम्हारे रिश्ते के बारे में सुनकर। तुम्हारे मम्मी पापा दिल्ली आ ही रहे थे तो हम दोनों भी ईशानी का हालचाल लेने चले आए। मामी की बात सुनकर दीपिका के मन में गुस्से की लहर उभर आई और मनी मन उन दोनों को कोसते हुए बोली, तुम दोनों ईशानी का हालचाल लेने तो नहीं आई हो, पक्का कोई ना कोई साजिश चल रही होगी दोनों माँ बेटी के मन में, ईशानी को तकलीफ देने की। पर अब ईशानी अकेली नहीं है और ये बात इन्हें बहुत जल्दी समझ आ जाएगी। कैसी हो दीपिका? जानबूझकर गले पड़ते हुए मीनन नकली हंसी हंसते हुए बोली, जिसके जवाब में दीपिका ने भी दांत दिखा दिए। केशव अभी थोड़ी हैरानी में ही था, पर उसने आगे बढ़ते हुए कहा, घर चलते हैं, बाकी की बातें वहीं कर लीजिएगा। सबने हाँ में सिर हिलाया और केशव के घर की ओर निकल गए, जहाँ पर पहले से ही अर्जुन और ईशानी उन दोनों के इंतजार कर रहे थे। केशव के घर के अंदर आते ही अर्जुन की नजरें सबसे पहले उन पर पड़ी और मामी और मीनल को वहां देख वो बुरी तरह से चौंक गया। ये दोनों यहाँ क्या कर रही हैं? मन में सोचते हुए उसने केशव की तरफ देखा तो उसने भी नामे गर्दन हिलाकर अपने कंधे उचका दिए। तभी अनीमा जी और महेश जी आगे आए तो दीपिका ने अपने मम्मी पापा से उनको मिलवाया। चारों लोग आपस में बहुत अच्छे से खुश होकर मिले। अनीमा जी मामी और मीनल की तरफ इशारा किया तो दीपिका के कुछ बोलने से पहले ही अर्जुन पूरे रौब के साथ आगे आया और बोला, आंटी ये ईशानी की मामी और ये उसकी ममेरी बहन मीनल, ये भी शिमला में ही रहती हैं। ये कहते हुए अर्जुन बुरी तरह से उन्हें घूर कर देख रहा था, जिससे एक बार को तो वो दोनों माँ बेटी अंदर ही अंदर घबरा गईं। अरे अर्जुन बेटा, तुम यहाँ रहते हो, बहुत अच्छा लगा तुम्हें देखकर। अब बेटा पुरानी बातें भूल जाओ। जीवन राम भाई साहब और कौशल्या यहाँ आ रहे थे दीपिका के रिश्ते की बात करने, तो हम भी ईशानी से मिलने के लिए चले आए। जीवन राम जी और कौशल्या जी को मालूम था कि ईशानी की मामी और मीनल कितना बुरा व्यवहार करती थी ईशानी से। ईशानी की शादी हो जाने के बाद भी दोनों हर किसी से सिर्फ उसकी बुराई ही करती दिखती थी। पर कहते हैं ना, भगवान सब देखता है। ईशानी के वहां से चले जाने के बाद उनकी दुकान धीरे धीरे घाटे में जाने लगी और फिर पूरी तरह से ठप हो गई, क्योंकि पहले तो ईशानी घर के साथ साथ दुकान को भी बहुत अच्छे से संभाल रही थी।
पर उसके बाद कोई उस दुकान को संभाल नहीं पाया। कर्जों में दिन बीतने लगे थे उनके, इसीलिए जब पता चला कि दीपिका का रिश्ता दिल्ली में हो रहा है, तो दोनों सराफत की मूर्तियां बन कौशल्या जी के साथ यहाँ पहुंच गई। पर अर्जुन आगे कुछ बोलता तभी ईशानी किचन से बाहर आई और उसकी आंखें एकदम से बड़ी हो गईं। वो जड़ हो चुकी थी। मामी और मीनल को अपने सामने देख उसकी आंखों के सामने वो नज़ारा घूम गया जब मामी ने उसकी शादी जबरदस्ती करवाने की कोशिश की थी, और कैसे वो शादी से बचने के लिए बिना सोचे समझे घर से भागी थी। और कहने को उसकी बहन मीनल, उसने तो कोई कमी ही नहीं छोड़ी थी ईशानी को परेशान करने की। रोज नए तरीके ढूंढती थी ईशानी को डांट पड़वाने के लिए। आज वो दोनों यहाँ उसके सामने खड़ी हैं। अरे ईशानी बेटा, देखो तो तुमसे मिलने कौन आया है। अनिमा जी ने ईशानी को पुकारा तो अर्जुन, केशव और दीपिका की नजरें उस ओर घूम गईं। अर्जुन ने महसूस किया कि ईशानी का चेहरा घबराहट से पीला पड़ चुका है और वो हल्की सी कांप भी रही है। उसने आगे बढ़कर ईशानी के कंधे को पकड़ा और आराम से बोला, तुम ठीक हो ईशु? ईशानी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। वो मामी और मीनल से नजरें चुराने की कोशिश कर रही थी। उसने अर्जुन के हाथ अपने कंधे से हटाए और पलटकर कमरे में जाने लगी। आज शायद पुराना दर्द और डर उसके आज पर हावी होने लगा था। वो उन दोनों की नजरों से छिपना चाहती थी, इसीलिए वो अंदर जाने लगी, मगर अर्जुन ने उसकी कलाई पकड़ी और अपनी तरफ घुमाकर उसके चेहरे को ऊपर उठाया। ईशानी की आंखें नम हो चुकी थीं। किससे भाग रही हो ईशु? मामी और मीनल से या अपने अंदर छुपे डर से? अपने अंगूठों से ईशानी की आंखों के कोरों को साफ करते हुए अर्जुन बेहद गंभीर आवाज में बोला। ईशानी ने उसकी आंखों में देखा तो उसने अर्जुन की आंखों में मैं हूं वाले एहसास को महसूस किया और फिर मामी और मीनल की तरफ देखने लगी। अर्जुन ने उसको अपनी साइड में किया और उसके कंधे पर अपना हाथ रख उसको हल्के से सहलाने लगा ताकि ईशानी की घबराहट कुछ कम हो सके। वहीं ईशानी को यूं घबराते देख अनीमा जी और महेश जी हैरान हो गए। उन्होंने केशव की तरफ सवालिया नजरों से देखा तो केशव ने उन्हें बाद में बात करने का इशारा किया। जीवन राम और कौशल्या जी भी ईशानी की डर की वजह जानते थे, पर वो दोनों भी कुछ नहीं बोले। हालांकि अब उन्हें लग रहा था कि इन दोनों को साथ लाकर उन्होंने कितनी बड़ी गलती की थी। अरे ईशानी बेटा, तुम भी यहाँ हो? देखो, हम दोनों तुमसे मिलने की आस लिए यहाँ तक चले आए। तुमने तो शादी के बाद हमें एक बार भी याद नहीं किया। मामी अपनी बातों में पूरा शायद बोलने में लगी थी। उन्होंने मीनल को हल्का सा इशारा किया तो मीनल नकली हंसी हंसते हुए आगे बढ़ी। और नहीं तो क्या, तू तो हमें बिल्कुल भूल ही गई। मीनल को और मामी को अपनी तरफ बढ़ते देख ईशानी के कदम पीछे होने लगे, पर अर्जुन ने उसके कंधे को मजबूती से थाम लिया। ईशानी ने अर्जुन की तरफ देखा तो उसने नामे गर्दन हिला दी और सामने देखने लगा। मीनल ईशानी को गले लगाने के लिए आगे बढ़ी ही थी कि तभी अर्जुन ने थोड़ा जोर से कहा, वैसे याद करने के लिए इंसानों का किसी की जिंदगी में मायने रखना भी तो जरूरी है ना? अर्जुन की बात सुनकर मीनल सकपका गई और वापिस अपनी जगह पर आ गई। तभी अनीमा जी ने माहौल को समझते हुए सबको बैठने के लिए कहा, पर अर्जुन ईशानी को लेकर गेस्ट रूम में चला गया, जो शादी से पहले केशव के घर में ईशानी का कमरा था। केशव और दीपिका फिलहाल के लिए हॉल में ही रुक गए। दीपिका और अनीमा जी ने मिलकर सबको चाय नाश्ता सर्व किया। इतनी देर में पंडित जी आ गए और अनीमा जी ने उन्हें सगाई और शादी का मुहूर्त निकालने को कहा, तो उन्होंने अपनी पत्रिका निकाली और केशव और दीपिका की कुंडलियों के ग्रह नक्षत्र में लाने लगे। उधर कमरे में ले जाकर अर्जुन ने ईशानी को बेड पर बिठाया और साथ में रखा पानी का गिलास उसकी तरफ बढ़ाया। ईशानी ने कुछ नहीं कहा, बस उसके हाथ से गिलास लेकर एक सांस में सारा पानी पी गई। उसके हाथों और चेहरे पर दर्द भरी घबराहट अभी भी महसूस हो रही थी। शांत हो जाओ ईशु। अर्जुन ने ईशानी की बाएं हाथ की हथेली को अपने दाएं हाथ में लिया और उसे धीरे धीरे सहलाने लगा। वो मुझे आपसे दूर कर देंगी। उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि मैं खुश रहूं। वो आपको मुझसे दूर कर देंगी। ईशानी की सांसें असंयत हो चली थीं। चुप, शांत शांत हो जाओ ईशु। वो कुछ नहीं कर पाएंगी और मुझे तुमसे दूर तो बिल्कुल भी नहीं, समझी? अपने डर को खुद पर हावी मत होने दो। एक बात हमेशा याद रखना ईशु, अब तुम सिर्फ ईशानी नहीं हो, तुम मिसेज ईशानी अर्जुन सिंघानिया हो। मेरी जान हो, मेरी जिंदगी। तुम्हें क्या लगता है वो मुझे तुमसे दूर करने की कोशिश करेंगी और वो कामयाब हो जाएंगी? ऐसा कभी नहीं होगा, कभी भी नहीं। मुझ पर भरोसा रखो ईशु, और अपनी प्यारी दोस्त की शादी में धमाल मचाने के लिए खुद को तैयार कर लो। अर्जुन ने ईशानी को अपनी बाहों में समेट रखा था
और ईशानी खुद को उसके सीने में छुपाए खुद को सुरक्षित महसूस कर रही थी। कुछ देर बाद दोनों बाहर आए तो ईशानी अब शांत थी। अर्जुन ने अभी भी उसका हाथ थाम रखा था। सबकी नजरें उन दोनों की तरफ उठी तो अर्जुन ने केशव और दीपिका को सब ठीक है का इशारा किया। फिर भी केशव ईशानी के पास चला आया और बोला, तुम ठीक हो ईशानी? अर्जुन ने गर्दन हिलाकर धीरे से कहा, क्यों अब तुझे मुझ पर विश्वास नहीं? केशव ने सपाट सा जवाब दिया, है, पर मैं ईशानी के मुंह से सुनना चाहता हूँ। अगर वो कहेगी तो 1 मिनट नहीं लगाऊंगा मामी और मीनल को यहाँ से बाहर का रास्ता दिखाने में। अभी तक मैं सिर्फ इसी की वजह से चुप हूँ। केशव की बात सुनकर ईशानी ने केशव के हाथ पर अपना हाथ रखा और बोला, मैं बिल्कुल ठीक हूँ भाई, आप बिल्कुल परेशान मत हो। मुझे तो अब आप दोनों की शादी का इंतजार है। आखिर मेरी प्यारी सहेली, मेरी भाभी जो बनने वाली है। ईशानी की आंखें दीपिका की ओर चली गईं, जो अनीमा जी के पीछे खड़ी थी। वैसे कब का मुहूर्त निकला है शादी का भाई? ईशानी ने बड़ी बेसब्र होकर केशव से पूछा तो उसने अनीमा जी की तरफ इशारा किया। ईशानी ने अर्जुन की तरफ देख हाथ छोड़ने का इशारा किया तो अर्जुन ने हाथ छोड़ते हुए धीरे से कहा, परेशान नहीं होना, मैं तुम्हारे साथ, तुम्हारे पास हूँ। मुझे तुम अब सिर्फ हंसती मुस्कुराती हुई ही दिखनी चाहिए, और ऐसा नहीं हुआ तो मैं तुम्हें वापस घर ले जाऊंगा। समझी मिसेस सिंघानिया? ईशानी ने हाँ में पलकें झपका दी और अनीमा जी के पास चली गई। अनीमा जी ने बताया कि 1 हफ्ते बाद यानी दशहरे वाले दिन सगाई का और देवउठनी एकादशी को शादी का बहुत ही शुभ मुहूर्त निकला है। ईशानी के साथ साथ बाकी सबके चेहरे खिल गए और केशव ने दीपिका को आंख मारी तो उसने शर्माकर गर्दन नीचे कर ली। अनीमा जी ने सभी का मुंह मीठा करवाया और सगाई और शादी की प्लानिंग करने लगे। मामी और मीनल रह रहकर अनीमा जी और ईशानी की ओर देख रही थी। दोनों को एक दूसरे के साथ यूं घुलते हुए देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वो माँ बेटी नहीं है। अनीमा जी हर चीज में उससे सलाह जरूर ले रही थी। वहीं केशव और दीपिका भी उसके पास आकर बैठ गए। अर्जुन थोड़ा दूर सोफे पर बैठा कुछ जरूरी काम कर रहा था, पर नजर उसकी मामी और मीनल पर थी, जिनके हाव भाव अर्जुन को कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। जीवन राम और कौशल्या जी भी ईशानी को केशव के परिवार का हिस्सा देख हैरान पर खुश थे। तभी जीवन राम जी ने अशोक जी से हाथ जोड़कर कहा, हमारा सौभाग्य भाई साहब, आपने दीपिका को अपने घर की बहू स्वीकार किया। आपको इतना विश्वास दिलाता हूँ कि अपनी तरफ से आपके अतिथि सत्कार में कोई कसर नहीं रखूंगा। कौशल्या जी ने भी अपने हाथ जोड़ लिए। तभी अशोक जी ने जीवन राम जी के हाथों के ऊपर अपना हाथ रखा और बेहद विनम्रता से बोले, ये क्या कर रहे हैं आप समधी जी? आप बस गले मिलिए और हमें हमारे घर की रौनक दीपिका के रूप में सौंप दीजिए। बस इससे ज्यादा की चाहत हमें नहीं है। आप कहेंगे तो हम दीपिका को चुनरी चढ़ाकर भी अपने घर की बहू बनाने को तैयार है। आप अपने मन पर किसी भी तरह का बोझ मत रखिए। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं समधन जी। हमें सिर्फ अपनी प्यारी सी बहू से मतलब है। भगवान का दिया सब कुछ है इस घर में, बस नहीं थी तो बेटी और बहू की खिलखिलाती हुई हंसी और उनके चहचहाने की आवाजें। ईशानी के आने से हमारी जिंदगी में बेटी की कमी तो पूरी हो गई, बस अब बहू की कमी है जो हमारे नालायक बेटे को सुधार सके। अनीमा जी कौशल्या जी के हाथों को नीचे करते हुए कहा तो केशव का मुंह बन गया और ईशानी एकदम से बोली, ऐसा मत कहिए माँ, भाई इस दुनिया के सबसे अच्छे भाई हैं। ईशानी के मुंह से माँ सुनकर मामी और मीनल चौंक गईं। वहीं केशव ने उसे कंधे से पकड़कर अपने गले लगा लिया और बोला, चलो मेरी बहन को तो मेरी फिक्र है। अर्जुन और दीपिका उन दोनों को यूं देख मन ही मन बहुत खुश थे, क्योंकि दोनों को ईशानी के दर्द भरे अतीत का पता था। अनीमा जी और अशोक जी की बातों ने जीवन राम जी और कौशल्या जी के मन के बोझ को काफी हद तक कम कर दिया था। पर बेटी की शादी थी तो जिम्मेदारियां भी काफी थी। मम्मी, इस ईशानी के तो यहाँ मजे ही मजे हैं। क्या किस्मत खुली है इसकी तो। इसको ऐसे देखकर मुझे तो बहुत जलन हो रही है। यहाँ शिमला में हम पैसों को लेकर कितने परेशान हैं, और इस महारानी का देखो, पति भाई माँ सब हैं, और सब पैसे वाले भी। इसकी तो ऐसी ऐस है। मीनल ने बिल्कुल धीरे से रोनी आवाज में अपनी माँ के कान में फुसफुसाया तो मामी ने भी अपना सर हिलाया। हाँ, कुछ तो करना पड़ेगा। अरे, इसको बचपन से जवानी तक हमने पाला पोसा और घर से भागकर शादी करके सारे गांव में हमारी बदनामी करा दी, और ये कलमुई यहाँ आयस कर रही है। मामी दांत भींचते हुए धीरे से मनी मन बुदबुदाई। ईशानी को यूं अपने परिवार के बीच हंसते मुस्कुराते देख उनके कलेजे पर सांप लौट रहे थे, पर उन्होंने अपने चेहरे से एक पल को भी नकली मुस्कान गायब नहीं होने दी। अच्छा समधी जी, अब चलते हैं। अब सगाई और शादी की तैयारियों को लेकर
मिलना मिलाना तो लगा ही रहेगा। जीवन राम जी ने कहा तो अशोक जी और अनिमा जी ने कहा, अरे अभी कैसे, खाना खाकर जाइएगा। नहीं नहीं, हमारे यहाँ बेटी के घर का पानी भी नहीं पीते, पर आप लोगों ने इतना जोर दिया तो हमने चाय नाश्ता कर लिया, पर खाना नहीं खा पाएंगे। जीवन राम जी बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़ लिए। जैसा आपको ठीक लगे, अशोक जी ने कहा। केशव दीपिका के मम्मी पापा और मामी और मीनल को दीपिका के फ्लैट पर छोड़ने के लिए निकल गया और अर्जुन और ईशानी सिंघानिया हाउस के लिए। पूरे रास्ते ईशानी खामोश थी और उसका चेहरा खिड़की की तरफ था। उसकी खामोशी का कारण अर्जुन अच्छी तरह से समझ रहा था। आई लव यू। अर्जुन ईशानी की तरफ झुका और उसके कान में बिल्कुल धीरे से कहा तो ईशानी चौंकी और अर्जुन की तरफ हैरानी से देखने लगी। तो अर्जुन ने अपनी उंगलियों से इस्माइल का इशारा किया तो ईशानी हल्की सी मुस्कुराई, पर जल्दी उसकी मुस्कुराहट गायब हो गई। अर्जुन ने उसका हाथ अपने हाथ में पकड़ा और स्टीयरिंग पर रख लिया और फिर सामने की ओर देख गाड़ी चलाने लगा। कुछ देर बाद दोनों सिंघानिया हाउस पहुंचे तो ईशानी को देख कांता जी ने आवाज देकर अपने पास बुला लिया तो वो उनके पास आकर बैठ गई। कांता जी उससे केशव और दीपिका के बारे में पूछने लगी तो ईशानी ने उन्हें सारी बातें बताई और फिर चुप हो गई। क्या हुआ बेटा, कोई परेशानी है? कांता जी बोली तो राधा जी भी ईशानी के पास आकर खड़ी हो गईं। कुछ नहीं माँ, बस थोड़ी थकावट की वजह से इसका सर दर्द कर रहा है। पीछे से अर्जुन ने आते हुए जवाब दिया और कांता जी के पास जाकर बैठ गया। ओह कोई बात नहीं बेटा, तुम अपने कमरे में जाकर आराम करो। मैं तुम्हारे खाने के लिए कुछ स्नैक्स भिजवाती हूँ और साथ में दवाई भी। राधा जी ईशानी के सर को प्यार से सहलाते हुए कहा। तो ईशानी उनकी तरफ पलटी और दोनों बाहें उनकी कमर से लपेटकर उनके सीने से लग गई, जिस पर कांता जी और अर्जुन चौंक गए। हालांकि अर्जुन को पता था कि ईशानी इस वक्त बहुत घबराई हुई है, पर फिर भी उसे यूं ईशानी का राधा जी से लिपटना थोड़ा अजीब लगा। माँ, आप मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ोगी ना? मुझे आप सब और इनसे दूर नहीं जाना माँ। मैं नहीं रह पाऊंगी आप सबके बिना। इतनी मुश्किल से मुझे ये खुशियाँ मिली हैं, आप सब मिले हैं। प्लीज माँ, हमेशा मेरे साथ रहना। बोलते हुए ईशानी रो पड़ी। राधा जी और कांता जी ने अर्जुन की तरफ सकभरी नजरों से देखा तो उसने बाद में सब बताने का इशारा किया। तभी राधा जी ने अपनी हथेलियों में ईशानी का चेहरा लिया और उसके आंसू पोंछते हुए कहा, भला कोई माँ अपने बच्चे को अकेला छोड़ सकती है? नहीं ना। और तू तो मेरी सबसे प्यारी बेटी है, तो तुझे क्यों लगा कि मैं तुझे अकेला छोड़ दूंगी? मैं हमेशा तेरे साथ हूँ बेटा, चाहे कोई भी परेशानी हो, मैं हमेशा अपनी लाडो के साथ रहूंगी। राधा जी उसके माथे को चूमते हुए बोली। तभी कांता जी भी उठकर उन दोनों के पास आईं और ईशानी के सर को सहलाते हुए बोली, सिर्फ यही नहीं, हम सब तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। तू इस सिंगानिया हाउस की रौनक है, समझी? अब चल, मुझे मेरी बच्ची वापस कर। कांता जी की बात सुनकर ईशानी ने हैरानी से उनकी तरफ देखा तो कांता जी हंसते हुए बोली, मेरी हंसती मुस्कुराती चिड़िया। यह सुनकर ईशानी के चेहरे पर प्यारी सी हंसी खिल गई और इसके साथ ही अर्जुन के दिल को सुकून आ गया। अच्छा चल, तू जा और आराम कर, मैं स्नैक्स और दवाइयाँ भिजवाती हूँ। राधा जी ने ईशानी को उसके कमरे में भेज दिया और फिर अर्जुन को अपने पास बुलाया। अर्जुन उन दोनों के साथ कांता जी के कमरे में आ गया। कमरे में आने से पहले राधा जी ने ईशानी के लिए दवाई और स्नैक्स भिजवा दिए थे। कमरे में आकर अर्जुन ने कांता जी और राधा जी को बिठाया और फिर आज की सारी बातें उन्हें बता दी। उसने उन दोनों को ईशानी की पिछली जिंदगी के बारे में भी बताया, जिसे सुनकर दोनों हैरान रह गईं। तभी मेरी फूल सी बच्ची इतनी बुरी तरह घबरा गई है। सारी बातें सुनकर राधा जी के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। हाँ माँ, उन दोनों को वहां देखकर ईशानी को पैनिक अटैक आ गया। बड़ी मुश्किल से संभाला उसे, पर अब वो दोनों यहाँ क्या करने आई हैं? ईशानी की मामी ने खुद ही उससे रिश्ता खत्म किया था, तो अब दीपिका के मम्मी पापा के साथ वो क्यों आई हैं? राधा जी बेहद चिंतित स्वर में बोली। लालच, पैसों की भूख, इससे बड़ी और क्या वजह हो सकती है माँ? वो दोनों बहुत ही लालची हैं। शादी से पहले ईशानी उनके लिए पैसे कमाने का जरिया थी। घर में भी सारा काम करती और दुकान भी वही संभालती थी। इन दोनों ने पैसों के लालच में उसकी शादी बिना उसकी मर्जी पूछे काफी बड़ी उम्र के आदमी के साथ तय कर दी, जिसकी वजह से उसे घर छोड़ना पड़ा था। इन दोनों ने मिलकर ईशानी को उसके आत्मविश्वास को बिल्कुल तोड़ दिया था। आपको पता है, ईशानी जल्दी से अपने दिल की बात बोल नहीं पाती। अंदर ही अंदर सोचती रहती है, खामोश रहती है, क्योंकि उसे लगता है कोई उसकी भावनाओं को समझेगा ही नहीं। अर्जुन की आवाज में ईशानी का दर्द उभर आया था। तू क्यों फिक्र करता है बेटा? पहले ईशानी अकेली थी,
उसे संभालने और समझने वाला कोई नहीं था, पर अब हम सब हैं और अब तू है उसकी जिंदगी में, उसको उसके दर्द से निकालने वाला, अपने प्यार को उस मासूम बच्ची की जिंदगी से संभालने वाला, है ना? राधा जी ने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। तो अर्जुन कुछ बोल नहीं पाया, बस हाँ में गर्दन हिला दी। अच्छा, अब तू जा ईशानी के पास, उसको संभाल, उसके विश्वास को और मजबूत कर कि तू किसी भी हालत में उसे अकेला नहीं छोड़ेगा। ठीक है, बाकी सब उसके पास, उसके साथ पूरा परिवार है। कांता जी ने भी उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा। कांता जी की बात सुनकर अर्जुन उनके गले लग गया और बोला, हाँ दादी, मैं खुद पर उसका विश्वास इतना अटूट कर दूंगा कि अतीत के दर्द की कोई परछाई अब उसे परेशान नहीं कर सकेगी। ये हुई ना बात। चल अब जा, दादी ने कहा तो अर्जुन ने हाँ में सिर हिलाया और अपने कमरे की तरफ बढ़ गया, बिना ये देखे कि मीरा जी ने वहीं ओट में खड़ी होकर उनकी सारी बातें सुन ली थी। ओ, लगता है मिलना पड़ेगा ईशानी की मामी और उसकी बहन से। मीरा जी एक अजीब सी मुस्कुराहट लिए बोली। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।